नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पूरे देश में चर्चा है कि भारत के द्वारा पहली बार 12 परमाणु बम तैनात कर दिए गए हैं। यानी भारत जो कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के तहत कार्य करता आ रहा है। यानी अभी तक हमने ये कहा है पूरी दुनिया को कि हम एटम बम का उपयोग कभी भी दुनिया में पहली बार पहले से नहीं करेंगे। यानी किसी भी देश पर हम पहले एटॉमिक अटैक नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में, और वो भी शांति काल की स्थिति में, भारत ने 12 परमाणु बम तैनात किए हैं और ये पिछले कुछ समय में ही किए गए हैं। हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट आई है। सिप्री की जो रिपोर्ट है वो बहुत ऑथेंटिक मानी जाती है। पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों पर पूरी नजर रखती है कि कौन कौन सा देश है, कितने परमाणु हथियार बढ़ा रहा है, यानी कहां पर इनमें वृद्धि हो रही है और कहां तैनाती की जा रही है। ये सारी रिपोर्ट जो है सिप्री के द्वारा हर साल दी जाती हैं। पिछले साल की रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन इस साल भारत की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है कि भारत ने पहली बार भारत के अलग-अलग सेंसिटिव जो ज़ोन हैं या क्षेत्र हैं, उनमें 12 परमाणु बमों को तैनात किया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। आज हम इसका एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि भारत ने अपने परमाणु हथियारों में कितनी वृद्धि की है, उसके कारण क्या है, इनकी तैनाती क्यों की गई है और ऐसा पहले क्यों नहीं किया गया, अब क्यों किया गया है। सारे सवालों के जवाब आज के सेशन में हम देने की कोशिश करेंगे। पूरा तकनीकी विश्लेषण, वैश्विक स्तर पर क्या चल रहा है, रिपोर्ट में और क्या-क्या चीजें आई हैं, सब पर हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज पूरी दुनिया में जो चर्चा है वो आप देख सकते हैं। जितनी भी मीडिया एजेंसीज है, न्यूज़पेपर्स हैं, उन सब में इंडिया को लेकर ये खबर छापी गई है कि भारत ने 12 परमाणु हथियार डिप्लॉय कर दिए हैं और वो भी रेडी टू यूज की स्थिति में है। यानी उनको कभी भी यूज किया जा सकता है जब भी उसकी आवश्यकता होगी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अब भारत ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है उसको बदल दिया है। यानी नो फर्स्ट यूज का जो सिलसिला चला आ रहा था, क्या हम अब उसको उपयोग में लेंगे? ये सवाल यहाँ पर उठता है। देखिए, सबसे पहली बात, हम पहला प्रश्न यहाँ पर देखें कि पिछले दिनों भारत के परमाणु जखीरे में क्या-क्या बदला है। अगर हम इस पर नजर डालें, जो रिपोर्ट में कहा गया है वो मैं बता रहा हूँ। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री जो है, उसने जो 2026 में रिपोर्ट जारी की है उसमें ये बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 9 देश हैं जिनके पास में एटॉमिक वेपन्स हैं, जिनमें 5 महाशक्ति हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और इंग्लैंड। इनके अलावा पाकिस्तान, भारत और नॉर्थ कोरिया और इजराइल, ये 9 देश हैं जिनके पास में एटॉमिक वेपन्स हैं। अगर इन सभी देशों के कुल परमाणु हथियारों की हम बात करें तो लगभग इनके पास में 12,187 परमाणु बम रिपोर्ट में बताए गए हैं कि इतने जो एटम बम हैं वो इन 9 देशों के पास हैं। इनमें से 9,745 जो हैं वो इस्तेमाल की स्थिति में, मतलब इनका यूज किया जा सकता है। बाकी की जो हैं वो इस तरीके में, यानी एक तरीके से डीएक्टिवेट पड़े हुए हैं। 4,012 सक्रिय सेनाओं के पास हैं। यानी 9,745 में से 4,012 ऐसे एटम बॉम्ब हैं जो सक्रिय सेनाओं को दिए गए हैं देशों के द्वारा, और उनमें मैक्सिमम जो संख्या है वो अमेरिका और रूस के पास में है। यानी सेनाएं जिनका उपयोग करने की स्थिति में हैं। अब इनमें 12 जो है, अब आप भारत के भी शामिल कर लीजिए। भारत की स्थिति क्या है? भारत के पास में 2025 तक 180 परमाणु हथियार थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 190 हो गई है। पिछले 3 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो भारत ने 26 एटम बॉम्ब इंक्रीज किए हैं। यानी 26 परमाणु हथियार जो है बढ़ाए हैं। लेकिन वहीं अगर पाकिस्तान की स्थिति की हम बात करें तो पाकिस्तान 2023 में 170 परमाणु हथियार रखता था और आज भी स्थिति वही है। यानी पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों में कोई वृद्धि नहीं की है। चाइना की बात करें, जो कि हमारा दूसरा पड़ोसी देश है जिससे हमारी अनबन बनी रहती है। चाइना लगातार अपने परमाणु हथियारों में वृद्धि करता जा रहा है और चाइना के परमाणु हथियारों की संख्या अब बढ़कर 620 के आसपास हो गई है। यानी भारत के पास अब आप कह सकते हैं 190 परमाणु हथियार हैं, 190 एटम बॉम्ब हैं, जिनमें से भारत ने 12 परमाणु हथियारों को तैनात किया। तो ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। पाकिस्तान जो है उसके पास 170 और चाइना के पास 620 है। चाइना के पास में 12,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है डोंगफोंग। डोंगफोंग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। डोंगफोंग एक सीरीज है चाइना की। जैसे कि भारत ने अग्नि सीरीज निकाल रखी है, अग्नि 6 जो है हमारी,
वो 8,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। और हाल ही में जब एमआईआरबी टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया गया, तब ये भी शंका जताई जा रही थी कि भारत ने बताया नहीं है, लेकिन भारत ने अग्नि 6 का परीक्षण कर लिया है। वैश्विक परिदृश्य की हम बात करें तो हमने बात की थी कि 12,187 टोटल एटम बॉम्ब हैं, लेकिन यहां पर नजर डालिए आप, इनमें से 86% केवल दो देशों के पास हैं और वो देश हैं अमेरिका और रसिया। यानी 12,187 जो टोटल परमाणु हथियार हैं, उनका 86% केवल दो देशों के पास है। और दो देश कौन से हैं जो शीत युद्ध को कभी लेकर चले थे, जिन्होंने युद्ध की स्थिति पूरी दुनिया में एक तरीके से आज भी बना रखी है, उनके इर्द गिर्द घूमती है, वो देश हैं अमेरिका और रसिया। अब यहां पर देखिए एक और चीज कि भारत के परमाणु हथियार तैनात करने का मतलब क्या है, यानी भारत ने, इसका तात्पर्य क्या है, इसके मायने क्या हैं। एक्चुअल में कोई भी देश जब परमाणु हथियार तैनात करता है तो उस स्थिति में ही करता है जब उसके पास में जमीन से, हवा से और समुद्र से मारक क्षमता विकसित हो जाए, यानी तीनों जगह से उसके पास में ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हों जहां से वो परमाणु बम गिरा सकता है। भारत के पास में शायद पहले ये स्थिति नहीं थी, शायद नहीं, कंफर्म ये पहले स्थिति नहीं थी। अब लेकिन भारत ने ये स्थिति प्राप्त कर ली है। कैसे प्राप्त कर ली है, आगे हम आपको इसमें चर्चा करेंगे। तो एक बड़ा कारण ये है कि भारत अब तीनों जगह से दुश्मन पर अटैक कर सकता है, हवा से भी, जमीन से भी और समुद्र से भी। इसलिए यहां पर कहीं ना कहीं परमाणु हथियार तैनात करने की जो बात है उसको यहां लाया गया है, यानी परमाणु हथियार इसीलिए तैनात किए गए हैं। देखिए, परमाणु हथियारों को तैनात करने की दो प्रोसेस होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक होता है डीमेटेड और एक होता है मेटेड। डीमेटेड का मतलब यह है कि आपके पास में एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब को ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लेकिन दोनों को आपने अलग अलग रखा हुआ है। एक बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर रखी है, इधर परमाणु हथियार रखे हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर आप एटम बॉम्ब को उस पर इंटीग्रेट करेंगे और फिर उसे लॉन्च करेंगे। तो उस समय, ऐसी स्थिति में, युद्ध की स्थिति में, उसमें काफी समय भी लग सकता है, तो आप बैकफुट पर आ सकते हैं। लेकिन जब मेटेड कंडीशन का मतलब होता है, डिप्लॉयड जो कंडीशन है उसका मतलब होता है रेडी टू यूज, यानी आपने बैलिस्टिक मिसाइल में ऑलरेडी एटम बॉम्ब डाला हुआ है, एटम बॉम्ब को इंटीग्रेट किया हुआ है। आवश्यकता पड़ने पर केवल बटन दबाना है और बटन दबाने के बाद दुश्मन पर हमला हो जाएगा। तो अब भारत के पास जो टोटल 190 बताए जा रहे हैं, उनमें से 12 जो हैं आपके मेटेड कंडीशन में हैं, डिप्लॉयड कंडीशन में हैं, रेडी टू यूज की कंडीशन में भारत ने रख लिए हैं। और ऐसा जब होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो देश, भारत देश, जो कि हमेशा से ही दुनिया ये समझती थी कि भारत तो किसी पे अटैक पहले से करेगा नहीं, भारत ऐसे कदम उठाएगा नहीं, लेकिन जब भारत ऐसे कदम उठाता है तो कम से कम, पूरी दुनिया की बात नहीं करें तो चीन और पाकिस्तान में तो हलचल होनी है। और चीन और पाकिस्तान में हलचल होना जरूरी है। यही हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी है जिस पर हम काम कर रहे हैं। हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी जो डेवलप हुई है, नो फर्स्ट यूज, तो आज भी हम उसका पालना कर रहे हैं, यानी हम पहले से अटैक नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा हमारा जो पॉइंट है कि हम मिनिमम डिटरेंस की कंडीशन प्राप्त करेंगे, न्यूनतम प्रतिरक्षा की स्थिति प्राप्त करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम खुद को इतना संपन्न बनाएंगे, खुद को इतना शक्तिशाली बनाएंगे, खुद का इतना भौकाल क्रिएट करेंगे कि दुश्मन हम पर हमला करने की कभी सोच नहीं पाएगा। और एटम बॉम्ब अगर आपने डिप्लॉय किए हैं तो वो भौकाल बन चुका है। यानी अब पाकिस्तान की पहले भी औकात नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान जो पहले कभी हमें धमकियां दिया करता था कि हम परमाणु हथियारों का उपयोग करेंगे, लगातार देता था, लेकिन अब भारत पर ऐसी धमकी देने से पहले भी 10 बार सोचेगा। तो ये स्थिति हमने यहां पर हासिल की है। अचानक 12 परमाणु बम तैनात क्यों किए? तो देखिए, इसमें मैंने आपको कहा कि एक तो न्यूक्लियर ट्राइड के तहत पनडुब्बियों पर इसकी तैनाती की गई है। सेकंड, स्ट्राइक कैपेबिलिटी भारत ने पहली बार प्राप्त की है। एक्चुअल में आप समझिए कि जमीन से परमाणु बम छोड़ने की जो क्षमता है, उसकी अगर हम बात करें तो हमने 2006 और 2007 में अग्नि थर्ड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया था। अग्नि थर्ड मिसाइल की 3200 किलोमीटर के आसपास रेंज है। फिर 2011 में अग्नि 4 4 से 4,500 किलोमीटर, 2012 में अग्नि 5 जो कि 5,000 किलोमीटर से 6200 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल है। तो यानी अगर हम बात करें जमीन की, तो जमीन से परमाणु बम अगर छोड़ने की बात आती है, लॉन्च करने की बात आती है, तो भारत प्राप्त कर चुका था। हवा की बात करें तो हमारे पास में लड़ाकू विमान हैं जिनसे परमाणु बम गिराए जा सकते हैं।
तो ये दोनों कैपेबिलिटी हमारे पास थी, लेकिन समुद्र में हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी। समुद्र से अगर हम बात करें, जिनको हम कहते हैं एसएलबीएम, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन यानी पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल जो लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली हो, वो हमारे पास नहीं थी। और ऐसा नहीं होने के कारण हमारा न्यूक्लियर ट्राइड पूरा नहीं हो पा रहा था, यानी तीनों जगह से परमाणु क्षमता हमारे पास विकसित नहीं हो रही थी। लेकिन हाल ही में आपको ध्यान हो, भारत ने आईएनएस अरिहंत को डेवलप किया, आईएनएस अरिघात को डेवलप किया, आईएनएस अरिधमान, जो कि परमाणु हथियार ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने की क्षमता रखते हैं। ये हमारी जो पनडुब्बी हैं, जो कि न्यूक्लियर सबमरीन हैं, इनके आने के बाद भारत का न्यूक्लियर ट्राइड पूरा हो चुका है। यानी एक बड़ा कारण है कि हमने 12 परमाणु बम तैनात किए हैं। इसका मतलब ये है कि हमने न्यूक्लियर ट्राइड पूरा कर लिया है। हमने के 4 मिसाइल का परीक्षण किया था। के 4 मिसाइल जो है, उसकी रेंज लगभग 3,500 किलोमीटर है, और आईएनएस अरिघात से इस मिसाइल का परीक्षण किया था। यानी पनडुब्बी से हम अब बैलिस्टिक मिसाइलें दागने में सक्षम हो गए हैं, और ये बहुत बड़ा कारण है कि भारत ने न्यूक्लियर ट्राइड जो है वो कंप्लीट कर लिया, और न्यूक्लियर डिटरेंस यानी परमाणु प्रतिरोध की जो क्षमता है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, उसको हमने गेन कर लिया है। ये इसका एक बहुत बड़ा कारण है। पाकिस्तान के टैक्टिकल परमाणु हथियारों का जवाब देखो, सुनो, यहां कहीं ना कहीं, जैसे कि मैं कह रहा था कि पाकिस्तान हमें बार बार धमकी देता है। पाकिस्तान के पास में एक एनएएसआर, एक शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसाइल है, जिसकी रेंज है 60 से 70 किलोमीटर। अब इनका जवाब देने के लिए भारत पहले भी तैयार था। भारत के पास और ऑलरेडी बहुत सारे वेपन्स थे जिनसे हम पाकिस्तान पर हमला कर सकते थे। लेकिन अब हम जब जवाब की बात कर रहे हैं, तो साथ में चाइना को भी लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना का जो गठबंधन है, वो साथ साथ चल रहा है। चीन जो है पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मजबूत करता जा रहा है और भारत के खिलाफ खड़ा करता जा रहा है। तो चाइना के पास जो हथियार हैं वो तो हैं ही, पाकिस्तान को मजबूत करना चाइना के द्वारा, ये हमारे लिए खतरा की घंटी है। चाइना की हम बात करें, तो चाइना देखिए, तिब्बत के पास में लगभग 4,000 किलोमीटर की रेंज वाली डोंगफोंग 26 न्यूक्लियर मिसाइल जो है, उनको तैनात करके बैठा हुआ है। तो हमें इन दोनों को ही काउंटर बैलेंस करना था। इन चीन और पाकिस्तान के गठबंधन को, दोनों को जवाब देना था, और यही कारण है कि हमने अब परमाणु बम तैनात कर दिए हैं। फिर बात आती है कि भारत ने 2023 तक पाकिस्तान से कम परमाणु बम क्यों रखे। आपको ध्यान होगा, 2023 से पहले जब भी हम कभी रिपोर्ट पढ़ते थे, तो भारत के परमाणु हथियारों की संख्या लगभग 160 के आसपास आती थी, लेकिन पाकिस्तान की 170 के आसपास, फिर एक 170 172 के आसपास हो गई। लेकिन अब संख्या लगभग 20 के आसपास पाकिस्तान के पास कम है। उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, उसका हम बहुत अच्छे से सम्मान करते आ रहे थे। दूसरा ये है भौगोलिक कारण, कि पाकिस्तान की जो इस समय भौगोलिक स्थिति है, उसको देखें तो भारत से 4 गुना से भी कम है। तो हमारे पास ऑलरेडी ऐसे वेपन्स हैं कि हम पूरे पाकिस्तान को एक साथ तबाह कर सकते हैं। जैसे कि इस रिपोर्ट में बताया गया था, मैं रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि भारत के पास में एमआईआरबी टेक्नोलॉजी के आधार पर मिसाइलें भारत ने विकसित कर ली हैं। अगर भारत के जो टोटल परमाणु बम हैं, उनमें से 3 या 4 परमाणु बम भी पाकिस्तान के ऊपर गिरा दिए जाएं, तो पूरे पाकिस्तान को खत्म कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन भारत ने अभी जो 3 साल में लगभग 26 परमाणु बम बढ़ाए हैं, उसका प्रमुख कारण पाकिस्तान नहीं है, बल्कि चाइना है। या फिर मैं कह सकता हूं, पाकिस्तान और चीन की जो एक साथ स्थिति है, उसको बैलेंस करने के लिए हमने ऐसा किया है। अग्नि 6 मिसाइल को भी हम जल्द से जल्द डेवलप करना चाहते हैं। उसके परीक्षण के दौर में हैं हम, एक तरीके से। तो वो भी इसलिए है क्योंकि हम चाइना को बैलेंस करना चाहते हैं, काउंटर बैलेंस करना चाहते हैं। चाइना के पास 12 से 15,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे पास में 12,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल मौजूद हो। जैसे कि डोंगफोंग 41 है चाइना के पास, 12,100 किलोमीटर के आसपास की इसकी रेंज है। ठीक है? अब बात आती है कि क्या भारत पाकिस्तान और चीन से एक साथ निपट सकता है? तो देखो, ये निपटने वाली जो बात है ना, कभी भी मैं आपको बताऊं कि एटॉमिक वेपन्स का जनरली आप ये मान के चलिए उपयोग होगा ही नहीं। ये केवल, मैंने कहा ना, भौकाल बनाने के लिए होते हैं, डराने के लिए होते हैं, एक न्यूनतम जिसको हम कहते हैं मिनिमम डिटरेंस की कंडीशन में आने के लिए होते हैं। यानी ये आपको इतना मजबूती से पेश करते हैं, इतनी मजबूती से आपको दिखाते हैं कि दुश्मन हम पर हमला नहीं करे। आज ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, और पूरी दुनिया ये मानती है कि अगर ईरान के पास एटम बॉम्ब होता, अगर ईरान बना चुका होता,
तो ना तो इजराइल ना ही अमेरिका, कोई भी देश उस पर इतना बड़ा हमला नहीं कर सकता था। छोटे मोटे हमले हो सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी जो कैपेबिलिटी है, जो उन्होंने इस तरीके से घेर कर उस पर हमला किया है, वो कभी भी संभव नहीं होता। तो भारत के साथ ऐसा भविष्य में कभी ना हो, ऐसी स्थिति हमने बना ली है, क्योंकि हमारे चारों ओर मान सकते हैं आप दुश्मनी है। बांग्लादेश को भी आप ये नहीं मान सकते, विश्वसनीय नहीं मान सकते, वो भी कभी भी पैंतरा बदल सकता है। ठीक है? और यहां पर देखिए ये स्थिति ये कही गई है कि अगर मान लीजिए चाइना किसी भी तरीके से हमारे 190 में से 150 परमाणु हथियारों को नष्ट भी कर देता है, तो 30 से 40 परमाणु हथियारों से हम चाइना के मैक्सिमम एरिया को नष्ट कर देंगे। इतनी कैपेबिलिटी हमने विकसित कर ली है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने दोनों को काउंटर बैलेंस कर लिया है। अब देखिए भारत ने ये जो तैयारियां की हैं, ये ऐसे नहीं है कि एक दिन में हो गई हैं। इसमें अगर आप पिछले 1-2 सालों का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, तो उससे समझ में आ जाएगा कि भारत किस तरीके से तैयारी कर रहा था। कुछ पर मैं नज़र डालता हूँ। सैन्य खर्च में भारत का 5वां स्थान है, 5वां स्थान। यानी भारत आप देखिए कि भारत ने 92.1 अरब डॉलर के आसपास 2025 में सैन्य खर्च किया है। ये 8.9% की 8.9% की इसमें वृद्धि देखी गई है। और दुनिया में अगर देखें हम सैन्य खर्च के मामले में 5वें स्थान पर हैं। यानी आप अमेरिका, चीन, जर्मनी और रूस के बाद 5वें स्थान पर दुनिया में सैन्य खर्च करने वाला भारत देश है। फिर आप हथियारों की बात करें तो दुनिया में सबसे जो हथियारों के आयातक देश हैं उनमें भारत दूसरे नंबर पर है। यानी वैश्विक आयात में हिस्सेदारी भारत की 8.2% के आसपास है। फिर आप रणनीतिक संतुलन की बात करें, यहां पर भारत का मुख्य ध्यान लंबी दूरी के ऐसे डिलीवरी सिस्टम विकसित करने पर है जो चीन के सुदूर हिस्सों तक पहुंच सकें, और उस पर भी भारत ने लगातार काम किया है। अग्नि 6 मिसाइल बना रहे हैं, K4 मिसाइल का परीक्षण कर रहे हैं, अभी K5 आने वाली है। K5 मिसाइल 5 से 6000 किलोमीटर के आसपास मारक क्षमता वाली है, जो समुद्र से परमाणु बम गिरा सकती है चाइना पर। तो हर चीज पर हमने ध्यान दिया है। MIRV टेक्नोलॉजी, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल, MIRV तकनीक का अभी हाल ही में हमने परीक्षण अग्नि 5 में किया था, और एक अभी हमने कहा था एडवांस अग्नि मिसाइल, उसमें भी MIRV तकनीक का परीक्षण किया। इस तकनीक की सहायता से एक मिसाइल के द्वारा 10 से 12 ठिकानों पर एक साथ हमला हो सकता है। के सीरीज की मिसाइल मैंने अभी आपको बताई थी, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। इन पर हम पनडुब्बी से इन मिसाइलों की रेंज लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और दुश्मन पर हमला करने की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी INS अरिहंत, INS अरिघात, इन सभी पनडुब्बियों के आने से लगातार बढ़ी है। ये पिछले कुछ समय की जो गतिविधियां हैं उन पर नजर डालने की बात हो रही है। अगर आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी जो गति है हथियारों को बढ़ाने की, हथियारों के परीक्षण की, टेस्टिंग की, सेना को सुपुर्द करने की सारी जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ा दिया है। अच्छा, एक और चीज, जिन लोगों को ये डाउट था कि भारत ने पाकिस्तान पर एक सटीक हमला किया था या नहीं किया था, उसका यहां पर प्रूफ आपको मिल जाता है। सिप्री रिपोर्ट जो है, अब इसे हम तो नहीं बनाते, स्टॉकहोम में बनती है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च जो है उसके द्वारा बनाया जाता है। अब इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर साइट्स थी उन पर सटीक हमला किया था। पहली बार भारत ने डिजिटल वेपन्स या डिजिटल टेक्नोलॉजी, AI का उपयोग किया। भारत ने साइबर जो अटैक है उनका भी सहारा लिया। यानी ये पहली बार इतना संतुलित जो है एक हमला था जो पाकिस्तान पर किया गया था। हालांकि पाकिस्तान ने भी इसमें पलटवार किया है, उसकी भी बात कही गई है कि उसने डिजिटल टेक्नोलॉजी और साइबर जो है अटैक उनका इस्तेमाल किया, लेकिन भारत के बारे में ये कहा गया है कि भारत वो देश था जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स पर प्रिसीजन अटैक करने में सक्षम रहा था। तो ये सबूत जो है आपको यहां से मिल जाता है भाई। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर 7 से 10 मई 2025 के बारे में सब कुछ इस रिपोर्ट में बताया गया है। अब उसके बाद और बात करें हम, भारत ने अभी एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाई है रुद्रम सेकंड। एंटी रेडिएशन मिसाइल जो कि दुश्मन की ओर से आने वाले जो वीपन्स हैं उन्हीं की रेडिएशंस का उपयोग करके दुश्मन की स्थिति का पता लगाती है और फिर उस पर हमला करती है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम में ये मिसाइल बहुत खतरनाक होगी, क्योंकि हमारे जितने भी लड़ाकू विमान हैं या हमारा जितना भी वेपन्स है उन सब का यूज करने से पहले इस मिसाइल को लॉन्च करेंगे हम, ताकि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम, बंकर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सबको, रडार वगैरह को नष्ट किया जा सके।
ये हमने डेवलप कर लिया है। आकाश एनजी का हमने यहाँ पर परीक्षण किया। आकाश एनजी जो कि आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम का पार्ट है और ये नेक्स्ट जनरेशन है। ये लगभग 10 से 12 मिसाइलों को हवा में नष्ट कर सकता है, यानी इसकी मारक क्षमता जो है वो बहुत अच्छी है। 80 किलोमीटर तक इसकी रेंज को बढ़ाया गया है जो पहले कम थी। एक साथ 10 से अधिक हवाई खतरों को ये रोक सकता है। तो हमने इस सिस्टम पर भी आगे काम किया है। वैश्विक परमाणु परिदृश्य पर अगर हम ध्यान दें तो दुनिया में ज्यादातर देश जो हैं वो अपने एटॉमिक वेपन्स जो हैं उनको बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिनके पास एटॉमिक पावर है। अब जैसे कि अमेरिका और रूस के बीच में न्यू स्टार्ट जो एग्रीमेंट था वो भी खत्म हो चुका है, तो ये एक दूसरे पर नजर भी नहीं रख सकते। पहले तो एक दूसरे को इनको हर साल बताना पड़ता था कि कितने परमाणु हथियार हैं, कहां पर हैं। अब वो पॉलिसी भी खत्म हो गई, एग्रीमेंट खत्म हो गया और उसको ये वापस से एग्रीमेंट को करने पर भी तैयार नहीं है। रूस ने साफ मना कर दिया है। तो देखो पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की जो स्थिति है वो बनी हुई है। अब ऐसी स्थिति में भारत अपने परमाणु हथियारों को नहीं बढ़ाएगा, भारत अपने परमाणु हथियारों को नहीं दिखाएगा, तो कब दिखाएगा? यानी हम जो हमारे एटम बम हमने बनाए हैं वो दिवाली के लिए नहीं बनाए कि भाई दिवाली पर इनको फोड़ेंगे या दिवाली पर हम प्रदर्शन करेंगे। ये दुश्मन के लिए हैं। तो दुश्मन के लिए हैं तो भारत ने पहली बार ये कदम उठाया है कि दुश्मन को पता चले कि हमने ये तैनात कर दिए हैं और ये बहुत आवश्यक था, इसलिए ऐसा किया गया है। तो दोस्तों आज का जो सेशन है, आज के सेशन का जो तकनीकी विश्लेषण है वो मैंने आप तक बताने का प्रयास किया कि क्यों भारत ने ऐसा किया है। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।